नमस्कार दोस्तों, नित्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार टॉपिक के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे हम। चलिए शुरुआत करते हैं वर्ण विचार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है, यानी अघोष वर्ण कौन सा नहीं है। इन चारों ऑप्शनों में से अघोष वर्ण को पहचानना है हमें। अघोष वर्ण कौन सा नहीं है, इसमें अघोष वर्ण कौन सा नहीं है। ऑप्शन में ये ऊपर नीचे हो गया, स और ब में है ख, और स में है व, और द में है प। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें स ऑप्शन राइट होगा। वह वर्ण अघोष वर्ण नहीं है, यानी जो वह वर्ण है वो अघोष वर्ण नहीं है। इनमें जो क ये भी अघोष वर्ण है, ख ये भी अघोष वर्ण है, फ ये भी अघोष वर्ण है, लेकिन जो इनमें वह वर्ण है ये अघोष वर्ण नहीं है। तो इसमें हमारा स ऑप्शन राइट होगा। पहले प्रश्न में कौन सा ऑप्शन राइट होगा, स ऑप्शन राइट होगा इसमें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से अशुद्ध हैं, यानी इन चार ऑप्शनों में से जो अशुद्ध पंक्ति हैं उनको पहचानना है हमें। यानी जो इनमें कौन सी किस में अशुद्धि है, मतलब इन चार ऑप्शनों में से किस में अशुद्धि है। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें ऑप्शन में दे रखा है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। ये सही है, ये शुद्ध है। ऑप्शन सी देखते हैं, अल्प प्राण की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में प्राण वायु का अधिक उपयोग होता है। ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन, श, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती। ये भी सही है। तो इसमें बचा कौन सा, ऑप्शन ब। तो इसमें ये राइट होगा, यानी ये अशुद्ध है। प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण है, ये गलत है। तो ये अशुद्ध है। तो इसमें ब ऑप्शन राइट होगा। दूसरे प्रश्न में कौन सा ऑप्शन राइट है, ब ऑप्शन राइट है। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण होता है, ये अशुद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है। यानी जो इन चारों ऑप्शनों में से गलत ऑप्शन कौन सा है। दो ऑप्शन नीचे है हमारे, थोड़े मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, स और द। पहले इन दोनों को देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है, लू का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता, यानी लू का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता। बी ब, तो ये भी गलत है। विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन है, तो विसर्ग न तो स्वर है न व्यंजन है, तो ये भी गलत हुए। ये भी इसमें राइट नहीं होगा। चलिए दो ऑप्शन और देख लेते हैं। इसमें द में ऋस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, तो ये भी नहीं है। इसमें हमारा बचा क्या, अब स ऑप्शन बचा इसमें। तो इसमें स ऑप्शन राइट होगा। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आते हैं, यानी जो अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले ही आता है, तो इसमें ये ऑप्शन राइट होगा। स अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता है, तो इसमें स ऑप्शन राइट हो जाएगा तीसरे प्रश्न में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह मुख और नासिक दोनों रंध्रों से होकर निकलता है उन्हें कहा जाता है। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु का प्रवाह मुंह से भी और नाक से भी दोनों से निकलता है, यानी मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है, तो वो व्यंजन कौन कौन से हैं, मतलब कौन से व्यंजन, मतलब वो व्यंजन क्या कहलाते हैं जिनके उच्चारण में मुख और नाक से
वायु निकलती हैं। तो ऐसे व्यंजनों को नासिक के व्यंजन कहा जाता है। नासिक के व्यंजन, तो इसमें ऑप्शन डी द राइट होगा, नासिक के व्यंजन। इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये मतलब ये तीनों गलत है, तो इसमें नासिक के व्यंजन हो जाएगा। नासिक के व्यंजन वो है जिनके उच्चारण से मुख और नाक दोनों से वायु प्रवाहित होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न देखते हैं। संवृत स्वर हैं, यानी संवृत स्वर कौन कौन से हैं? संवृत स्वर कौन से हैं? तो हम देख लेते हैं। अ में है ओ और उ, तो और ब में है ओ और औ, स में है ए और ऐ। चौथा ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। द में है अ और आ, इसमें चौथा तो है ही नहीं, तो ये गलत है। ऊपर चलते हैं, हम तीनों को देख लेते हैं। तो इसमें स भी नहीं है, ब भी नहीं है, तो इसमें बचा क्या? अ। संवृत स्वर हैं उ और उ, तो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। संवृत स्वर कौन कौन से हैं? उ और उ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है दंतोष्टे बताइए, यानी जो दंतोष्ट वर्ण है व्यंजन, मतलब दंतोष्टे व्यंजन को कौन सा है, यानी दंतोष्टे व्यंजन पहचानना है हमें। तो इसमें दंतोष्टे व्यंजन कौन सा होगा? इसमें द भी नहीं है, मतलब श ऑप्शन इसमें नहीं है, और इसमें थ भी दंतोष्टे व्यंजन नहीं है, त भी दंतोष्टे व्यंजन नहीं है। इसमें बचा क्या? व दंतोष्टे व्यंजन है, तो इसमें ऑप्शन राइट होगा। दंतोष्टे व्यंजन कौन सा है? व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है ट ठ व का उच्चारण स्थान है, यानी ट ठ व का उच्चारण स्थान कौन सा है, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? अ में है मूर्धा, ब में है कंठ, स में है वर्क्स, द में है ओष्ठ। तो इसमें ट और ठ व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, मूर्धा से होता है, तो इसमें ऑप्शन अ राइट होगा। मूर्धा से ट ठ व का उच्चारण होता है, तो इसमें ऑप्शन राइट होगा सातवें प्रश्न में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है री का उच्चारण स्थान कौन सा है, यानी री का उच्चारण स्थान कौन सा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। री का उच्चारण स्थान कौन सा है, मतलब री को कहाँ से बोला जाता है? तो इसमें अ में है कंठ, ब में है मूर्धा, स में है दंते, ड में है तालु। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मूर्धा से। इसमें भी मूर्धा ही आएगा। री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। री को मूर्धा से बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? कंठ से बोली जाती हैं वो ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं जो कंठ से बोली जाती हैं? तो इसमें देखते हैं ऑप्शंस। अ में है क और ख, ब में है य और र, स में है च और ज, द में है ट और ण। तो इसमें ये भी नहीं होगा, द भी, स भी नहीं होगा और ब भी नहीं होगा, बचा क्या? अ। तो क और ख दोनों ध्वनियाँ कंठ से बोली जाती हैं, तो इसमें ऑप्शन राइट होगा।
यानी जो क और ख ध्वनियाँ हैं जो कंठ से बोली जाती हैं, मतलब इनको बोलने पर कंठ से आवाज़ निकलती हैं, तो ये कंठ्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो इसमें ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न की ओर। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, यानी संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ढूंढना है हमें। 4 ऑप्शन देख लीजिए। 2 ऑप्शन ये नीचे हैं, ये दोनों तो नहीं होंगे, ये दोनों तो नहीं है। ऊपर के देख लेते हैं हम, ये दोनों तो नहीं है। इन दोनों में से ही एक है। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ये भी संयुक्त नहीं है। बचाएगी ऑप्शन बचा तो श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। ये किससे बनता है? ये श, दन, र, दन, अ, इनसे मिलकर बनता है। ये तीनों से मिलकर बना है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें ये ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? इनमें से संयुक्त व्यंजन ढूंढने हमें। तो इसमें ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये भी नहीं होगा संयुक्त व्यंजन, ये भी नहीं है। इसमें ऑप्शन सी राइट होगा। इसमें श, त्र और गे, ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। इस अनेक व्यंजनों से मिलकर बने हैं, वर्णों से मिलकर बने व्यंजन हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? यानी उच्चिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? जो उच्चिप्त मतलब विकसित व्यंजन, जो विकसित हुए हैं वो कौन सा व्यंजन है? तो इसमें ऑप्शन भी नहीं होगा, ब भी नहीं होगा, स भी नहीं होगा। सॉरी, इसमें मिस प्रिंटिंग हो गए। डी ऑप्शन में द नहीं है, यहाँ आएगा ड आएगा यहाँ पे। सॉरी, ये वाला भी नहीं, ये वाला नहीं आएगा यहाँ पर। दूसरा ड आएगा, ये वाला। इसमें डी में ये ऑप्शन राइट रहेगा, ड। ये विकसित व्यंजन है, यानी उत्क्षिप्त मूर्धन्य व्यंजन है। इसमें मिस प्रिंट हो गया था ऑप्शन द में, इसमें द लिखा गया गलती से। तो इसमें ये ड है, ढक्कन वाला, ये विकसित व्यंजन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुनासिक का संबंध होता है, यानी जो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो इसमें ऑप्शन भी नहीं है, ब भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इसमें सब ऑप्शन राइट होगा, नाक और मुख से संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुख से संबंध होता है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न हमारा, प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? यानी प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। अ में कंठ है, ये भी नहीं होगा। ब में है तालव्य, ये भी नहीं होगा। द में है दंते, स में है दंते, ये भी नहीं होगा। द में है ओष्ठे, तो ये इसमें राइट होगा। ओष्ठे उच्चारण स्थान होता है प और फ का, यानी होठों से इनका उच्चारण होता है प और फ का, यानी जब इनको बोला जाता है तो होठों का मिलान होता है, तो इन्हें ओष्ठे व्यंजन कहा जाता है। तो इसमें द ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है, यानी देवनागरी में स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें कितनी है, 10। तो ये 10 तो नहीं है, ये गलत है। और ऑप्शन देखते हैं। ब में है 11, स में है नहीं, ब में है 11, स में है 12 और द में है 13। तो ये 13 भी नहीं है, 12 भी नहीं है। तो देवनागरी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो इसमें 11 संख्या होती है। तो इसमें ब ऑप्शन राइट होगा, 11। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, संयुक्त स्वर है, यानी संयुक्त स्वर कौन सा है। तो इसमें अ भी नहीं है, स भी नहीं है, द भी नहीं है। इसमें बचा क्या, ब ऑप्शन। तो यही संयुक्त स्वर है, ओ। ये अ दन उ से मिलकर बना होता है ओ। तो ये एक संयुक्त स्वर है। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।